हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हम पिछली क्लासेज में एक तो पादप की प्रारूपिक जो वृद्धि होती है, मॉड्यूलर ग्रोथ होती है, वो लास्ट क्लास में पढ़ा था। उससे पहले आवृत बीजों की सामान्य वृद्धि हम पढ़ चुके थे। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि किसी एक द्विबीजपत्री पादप की सामान्य वृद्धि का वर्णन करें या किसी एक बीजपत्री पादप की सामान्य वृद्धि का वर्णन करें, तो जो हमने पहली क्लास में पढ़ा, किसी भी आवृत बीजी पादप के लिए सामान्य वृद्धि यानी कोई भी जो पादप है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा होगा, मूल तंत्र और परिरोह तंत्र। मूल तंत्र कैसे दो भाग थे मूल तंत्र के भी आगे चल के, तो द्विबीजपत्रियों में पाई जाने वाली कौन सी द्विबीजपत्रियों में कौन सी मूल पाई जाती है? मूसला मूल। और जो एक बीजपत्री पादप थे उनमें रेशेदार मूल। इसी प्रकार परिरोह तंत्र, तो वो अपन ने सारा कुछ डिटेल से पढ़ा है। अगर एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पादप के लिए स्पेशल रूप से आ जाए कि उदाहरण से समझाइए, तो उसका एग्जाम्पल क्या था? जैसे द्विबीजपत्री पादप का एग्जाम्पल क्या था? सरसों या फिर चना। एक सरसों पे आप उसको समझा सकते हो, सरसों द्विबीजपत्री पादप है और इसका विस्तार से वर्णन कर सकते हो उसी के हिसाब से। इसी प्रकार अगर एक बीजपत्री पे आ जाए तो मान लो गेहूं या फिर प्याज, कुछ भी वो लेके और उसके आधार पे आप समझा सकते हो। तो इस चैप्टर को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप उसके आधार पे इसको समझा सकते हो और आसानी से आपने देखे भी हैं। अपन तो यहाँ ग्रामीण प्रदेश के हैं सभी, तो अपन जानते हैं कि भाई एक बीजपत्री पादप जैसे गेहूं या फिर द्विबीजपत्री पादप जैसे सरसों की अपन ने आराम से संरचना देखी और अपन इसका विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर, आज अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर में यानी सेकंड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? तो देखिए, यानी अपन को आज दूसरा अध्याय टॉपिक सेकंड पढ़ रहे हैं अपन। क्या? आवृत बीजी पादपों की विविधताएं। आवृत बीजी पादपों की विविधताएं आवृत बीजी पादपों की विविधताएं, या इंग्लिश में बोले तो इसे डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी पादपों की विविधताएं या डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है और आज हम इसे ही स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम पादपों की विविधता के बारे में बात करते हैं तो विविधताओं से क्या मतलब है? पहली बात तो यही है कि भाई विविधता क्या है। देखिए, अगर हम जंतुओं में देखें या पादपों में देखें, प्रत्येक जीव अपने आप में विशिष्ट होता है। प्रत्येक जीव अपने आप में विशिष्ट होता है और इन्हीं कारण इनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इन विभिन्नताओं के आधार पर या विविधताओं के आधार पर ही हम एक जीव को दूसरे जीव से आसानी से पहचान सकते हैं। अगर ये बात पादपों में और आवृत बीजी पादपों में देखी जाए, इनमें भी बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। जहां तक आवृत बीजी पादपों की बात है, तो आवृत बीजी पादपों की लगभग 1,54,000
1,94,000 जातियां पाई जाती हैं। कितनी? 1,94,000 जातियां पाई जाती हैं इनकी आवृतबीजी पादपों की। इनमें से आवृतबीजी पादपों को आपको पता है विभिन्नताओं के आधार पर ही दो प्रमुख विभागों में बांट दिया गया। दो प्रमुख विभागों या डिविजन्स में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक तो द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री या डाइकोट्स। डाइकोट्स और दूसरा एक बीजपत्री या मोनोकोट। एक तो द्विबीजपत्री और दूसरा एक बीजपत्री, यानी लगभग 1,04,000 जो जातियां हैं पादपों, आवृतबीजी पादपों की, उनको दो भागों में बांटा। जो द्विबीजपत्री पादप हैं इसमें तो लगभग 240 कुल, यानी 240 क्या है कुल या हेडली, और इन 240 कुलों में लगभग 1,55,000 लगभग 1,55,000 जातियों को सम्मिलित किया गया, जिसमें द्विबीजपत्री पादपों में या डाइकोट्स में। दूसरा जो मोनोकोट्स या एक बीजपत्री पादप हैं, इनमें बचे कितने? लगभग 45 या 45 कुल। इन 45 कुलों में लगभग 40,000 लगभग 40,000 जातियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये लगभग 1,04,000 जातियां हैं, वो सभी अपने आप में विविध है या विभिन्न प्रकार की हैं। तो इनमें हमको विविधताओं का अध्ययन करना कि भाई इनमें किस आधार पर विविधताएं पाई जा रही हैं, वो आज हम ये देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आवृतबीजी पादपों में या किसी भी पादपों में देख लो, जो विविधताएं हैं वो हम कैसे पहचानते हैं उनको कि ये पादप जाति इस पादप जाति से अलग है। भाई ये तो हम बाहर से देखते हैं उसको पहचान जाते हैं, यानी उसकी पत्ती या जो भी उसके कायकम, या तो कायकम कौन कौन से, जैसे जड़, तना, पर्ण आदि, या तो इनको देख के पहचान जाएंगे, या फिर उसके जन्नांगों को देखकर पहचान जाएंगे। जन्नांग कौन सा? जैसे पुष्प है, फल है, इनको देख के हम पहचान जाएंगे, या फिर उसकी कार्यकी को देखकर हम पहचानेंगे, या फिर हम उसके आवास के आधार पर पहचानेंगे, या फिर हम उसके जीवन काल के आधार पर पहचानेंगे, या फिर हम उसकी साइज के आधार पर पहचानेंगे। तो इस आधार पर हम उनमें विविधताएं देखते हैं पादपों में। यानी विविधता किस किस आधार पर हो सकती है? एक तो आमाप के आधार पे कि उसकी साइज क्या है पादप की, दूसरा हैबिटेट के आधार पे या आवास के आधार पे कि भाई उसका आवास क्या है, जलीय आवास है या स्थलीय आवास है, या फिर कई बार एपीफाइट्स होते हैं, यानी पादपों के ऊपर पादप पाए जाते हैं, तो वो एपीफाइट्स हो गए। इस आधार पे, और अगला जैसे जीवन काल के आधार पे हम देखते हैं कि भाई कोई पादप अल्पजीवी है, एक वार्षिक है या द्विवार्षिक है या फिर बहुवार्षिक है। इस आधार पे भी हम पादपों में विविधताओं को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आवृतबीजी पादपों में विविधताएं, ये तो आपको पता चल गया कि लगभग 1,55,000 जातियां आवृतबीजी पादपों की या एंजियोस्पर्म की, उनको दो भागों में बांटा, यानी दो डिविजन्स हैं या विभागों में। पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में लगभग 240 कुल हैं और 1,55,000 जातियां हैं। इसी प्रकार एक बीजपत्री जो विभाग है उसमें लगभग 45 कुल और 40,000 जातियां हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आगे विविधताओं के प्रकार। विविधताओं के प्रकार
या टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, विविधताओं के प्रकार। तो अभी मैंने बताया कि या तो हम पादप की जो कायिक या जननांग है, या तो कायिक या फिर जननांग, उनको देखकर पहचानते हैं। अभी अपन जो विविधताएं हैं उनको देख रहे हैं। सबसे पहले जैसे आमाप के आधार पर, आमाप या साइज के आधार पर। पहला प्रकार कौन सा हो गया? आमाप के आधार पर, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, यानी आमाप के आधार पर, आमाप या साइज, आमाप के आधार पर। देखिए, आमाप के आधार पर अगर पादपों को देखा जाए तो जो सबसे बड़ा, सबसे छोटा पादप यानी सबसे सूक्ष्म जो पादप है वो कौन सा है? देखिए, एक पादप तो है जो सबसे छोटा या सबसे सूक्ष्म आवृतबीजी पादप है, उसका नाम है वोल्फिया। क्या नाम है उसका? वोल्फिया। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है, सबसे छोटा आवृतबीजी पादप। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप क्या नाम है भाई इसका? वोल्फिया। वोल्फिया सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है। और कहाँ मिलेगा? ये पाया जाता है जलीय आवास में, यानी ये एक जलीय पादप है, जलीय पादप। सबसे सूक्ष्म है तो देखिए, इसमें जड़ अनुपस्थित होती हैं, जड़ें अनुपस्थित। इस पादप में जड़ें नहीं पाई जाती। जड़ तो मिल नहीं रही इसमें, तो क्या मिलेगा? जो पर्ण है वो पर्णाभ स्तंभ के रूप में पाई जाएगी। यानी जब पर्ण का रूपांतरण स्तंभ में हो जाता है, यानी पर्ण रूपांतरित होके और स्तंभ के समान संरचना बना लेती है, तो उसे पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पर्णाभ स्तंभ, पर्णाभ स्तंभ। तो पर्ण का रूपांतरण किसमें हो जाता है? पर्णाभ स्तंभ के रूप में। और ये पर्णाभ स्तंभ एक हरी सूक्ष्म संरचना के रूप में दिखाई देती है, जबकि जड़ यहाँ पे अनुपस्थित होती है। ये तो हो गए इस वोल्फिया पादप के लक्षण। इसकी साइज अगर देखी जाए तो लगभग साइज इसकी साइज भाई लगभग 0.1 nm यानी नैनोमीटर से लगभग 1 mm मिलीमीटर, 1 mm यानी लगभग 0.1 से 1 मिलीमीटर बड़ा पादप है। ये बहुत ही सूक्ष्म पादप है। साइज देख सकते हो इसकी, लगभग 0.1 mm से 1 mm। ये तो हो गया वोल्फिया, यानी आमाप के आधार पर हम विविधता देख रहे हैं। तो सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन सा? वोल्फिया। इसके बाद अगर सबसे लंबा आवृतबीजी पादप देखें तो ये नोट कर लेना, इसको साफ कर देता हूं मैं। सबसे लंबा देखिए, सबसे लंबा आवृतबीजी पादप अगर हम देखें तो उसका नाम है भाई यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप
सबसे छोटा देख लिया कौन सा था, वोल्फिया, और सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन सा है, यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृतबीजी कौन सा है, यूकेलिप्टस। इसकी अगर लंबाई देखी जाए, सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है ये, सबसे बड़ा आवृतबीजी। इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो लगभग 375 फीट या 375 फीट लंबा होगा ये यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप। और कहाँ मिलेगा, स्थल पे। जबकि जो सबसे छोटा पादप वोल्फिया था वो कैसा था, जलोदविद्या, जल में मिल रहा था, और वो फ्री फ्लोटिंग अवस्था में पाया जाता था। जो वोल्फिया था उसमें जड़ें नहीं थी, अभी बताया मैंने, वो फ्री फ्लोटिंग अवस्था में या मुक्त प्लावी अवस्था में पाया जाता था। कौन सी अवस्था में, मुक्त प्लावी अवस्था। मुक्त प्लावी अवस्था क्या होती है, यानी जल में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला। जड़ भाई उसमें थी नहीं, तो वो क्या है, स्वतंत्र रूप से तैरता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं, मुक्त प्लावी अवस्था। मुक्त प्लावी अवस्था या इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग स्टेज। यूकेलिप्टस ये एक स्थलीय पादप है, जो सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप, और लगभग लंबाई इसकी 375 फीट। ये तो लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप हो गया। अगर सघनता और घनत्व के आधार पर देखें, सघनता भाई लंबाई के आधार पर तो यूकेलिप्टस हो गया सबसे बड़ा पादप, लेकिन अगर सघनता के आधार पर या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा पादप देखें तो वो है बरगद। कौन सा है, बरगद। सघनता के आधार पर सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप, सघनता या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप। अगर पूछ लिया जाए कि लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन सा है, तो कौन सा है, यूकेलिप्टस। और अगर पूछ लिया जाए घनत्व या सघनता के आधार पर सबसे बड़ा पादप कौन सा है आवृतबीजी, तो बरगद। भाई बरगद है सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है, क्योंकि इसकी शाखाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबाई में वृद्धि करती हैं। साथ ही इसकी शाखा से या तने से स्तंभ मूल निकलती हैं। कौन सी, स्तंभ मूल। इधर लिख देता हूं, स्तंभ मूल। इसकी शाखाओं, बरगद की शाखाओं से कौन सी मूल निकलती है, स्तंभ वायवीय मूल। वायवीय मूल निकलती है, इनको स्तंभ मूल कहते हैं, या अपन गांवों की भाषा में इनको बरगद की जटाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जटाएं। क्या है वो, स्तंभ मूल, जो वायवीय होती हैं और ये वृद्धि करती हुई नीचे की तरफ वृद्धि करती हैं, वृद्धि करती हुई जमीन में धस जाती हैं और एक तरह से पिलर का कार्य करती हैं। पिलर का कार्य करती हैं और पादप की साइज या आकार को या मोटाई में एक तरह से वृद्धि करेंगी। तने के अलावा लगभग कई शाखा तो कई स्तंभ ऐसी होती हैं तने की ही बराबर हो जाती हैं, कुछ छोटी हो सकती हैं। इस तरह से जो उसका एरिया है, जो बरगद के पादप का कवर्ड एरिया है, उसमें लगातार वृद्धि करती रहती है। अगर सबसे बड़ा बरगद का पादप भी देखा जाए तो कोलकाता में जो बॉटनिकल गार्डन है, कोलकाता में जो बॉटनिकल गार्डन है वहां जाके देख सकते हो, सबसे बड़ा बरगद का पादप है वहां। हालांकि उसको अभी कई बार नुकसान पहुंचा है। जो उसका मेन तना था, मेन एक्सिस, मुख्य तना है, वो खत्म हो गया, लेकिन जो स्तंभ मूल से और बाकी अलग से तने विकसित हुए वो उसमें अभी भी हैं और काफी बड़ा है वो बरगद। ये तो हो गई
आमाप के आधार पर विविधता, आमाप के आधार पर विविधता। इसके बाद हम देखते हैं जीवन काल के आधार पर विविधता। जीवन काल, जीवन काल के आधार पर विविधता। जब जीवन काल के आधार पर विविधता अगर देखी जाए तो भाई देखिए, पादपों का जीवन काल वैसे ही बहुत लंबा होता है जंतुओं की तुलना में। तो जहां तक जंतुओं की बात है तो उनमें जैसे ही मैच्योरिटी स्टेज आती है, यानी परिपक्व अवस्था आती है या किशोरावस्था समाप्त होने के बाद, और जब युवावस्था आती है तो लगभग उसी टाइम तक वृद्धि होगी। उसके बाद उनकी वृद्धि रुक जाएगी और धीरे धीरे लगभग 40, 45, 50 वर्ष की अवस्था के बाद जीर्णावस्था आने लग जाती है उनमें। तो जंतुओं का जीवन काल बहुत ही कम है, यानी ये तो अभी मनुष्यों की बात की मैंने, लगभग 40 से 45 वर्ष। बाकी और जंतुओं में देखें तो उनका जीवन काल भी अलग अलग है, किसी का जीवन काल 2 वर्ष का, किसी का 10 वर्ष का, इस तरह से। लेकिन यह है कि जंतुओं में जो परिपक्व अवस्था है वहां तक आते आते ही वृद्धि होती है, बाकी वृद्धि फिर उनकी रुक जाती है। जबकि अगर पादपों में देखा जाए तो इनमें पादपों में लगातार वृद्धि होती रहती है। पादपों में लगातार, यानी इनकी मृत्यु तक लगातार वृद्धि होती रहती है। इसलिए अनंत काल तक, बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं पादप। ये बात हमें पादपों से सीखनी भी चाहिए। क्या कि जो मनुष्य हैं या हम हैं, हम क्या करते हैं कि हमारी आवश्यकता पूर्ति होने के बाद हम संतोष कर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि यार हमने बहुत कुछ पा लिया बचपन। जबकि अगर पादपों को देखा जाए तो ये कभी संतोष नहीं करते। पादपों कभी संतोष नहीं करते, ये अपनी रिक्वायरमेंट हमेशा बनाए रखते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट हमेशा बनाए रखते हैं। इसी कारण भले ही मान लो इनके पास पर्याप्त मात्रा में जल है, खनिज लवण है, लेकिन सोखते रहेंगे फिर उसका भले ही बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल त्यागना पड़े, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसको निकाल देंगे जल। लेकिन ये नहीं कि भाई हमारे पास जल इसके पास पूरा हो गया और इसने जमीन से जल सोखना बंद कर दिया, ऐसा पादप कभी नहीं करेंगे। यानी अपनी रिक्वायरमेंट हमेशा बनाए रखेंगे। ऐसे प्रकाश संश्लेषण है तो इनके पास भले ही पर्याप्त भोजन है, लेकिन फिर भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाएंगे, क्योंकि ये अपनी रिक्वायरमेंट हमेशा बनाए रखते हैं। जबकि इंसान क्या करता है, कुछ भी पा लिया, मान लो जैसे आपको कोई बड़ा पद मिल गया तो फिर आप संतुष्ट हो जाओगे और छोड़ दोगे आगे वृद्धि करना, यानी आगे बढ़ना छोड़ दोगे, तो वो गलत है। हमें भी पादपों से सीखना चाहिए और अपनी रिक्वायरमेंट हमेशा बनाए रखनी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसी कारण उनका जीवन काल पादपों का लंबा होता है, क्योंकि ये अपनी रिक्वायरमेंट हमेशा बनाए रखते हैं। अब इनकी अगर विविधता देखी जाए, पादपों में भी जीवन काल में, हालांकि जंतुओं की तुलना में इनका जीवन काल लंबा होता है, लेकिन ये पादपों में भी विविधताएं मिलती हैं देखने को। कुछ पादपों का जीवन काल बहुत अल्प समय का होता है, कुछ का बहुत लंबे समय का होता है। जैसे आप द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री में देख लिया जाए, भाई जो द्विबीजपत्री पादप हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब ये द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ क्या है पता है? देखिए, द्वितीयक वृद्धि या इंग्लिश में से सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये क्या है? द्वितीयक वृद्धि केवल और केवल द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, केवल द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। यानी जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो तो सभी में होती है, एक बीजपत्री में चाहे द्विबीजपत्री में। उसके कारण तो पादप की लंबाई में वृद्धि होती है, पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। लेकिन जो द्वितीयक वृद्धि है ये केवल द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है और इसके कारण पादप की मोटाई में वृद्धि होती है, इसके कारण पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। आगे चल के अपन इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो जैसे एक बीजपत्री पादप नारियल है,
तो उसमें द्वितीयक वृद्धि पाई नहीं जाती, तो उसकी लंबाई तो लगातार बढ़ती रहती है लेकिन मोटाई नहीं बढ़ पाती नारियल की। और जो द्विबीजपत्री पादप जैसे पीपल, बरगद, आम आदि, इनमें द्वितीयक वृद्धि भी नहीं, इनमें द्वितीयक वृद्धि भी पाई जा रही है, जिसके कारण की मोटाई बढ़ती है। तो इनका जीवन काल नारियल की तुलना में एक तरह से ज़्यादा होता है, लंबा होता है। तो ये पता चल गया जो द्विबीजपत्री पादप है उनका जीवन काल एक बीजपत्री की तुलना में ज़्यादा लंबा होता है। इसी आधार पर अगर जीवन काल के आधार पर आगे और देखें हम, तो इनमें भी अलग अलग प्रकार के पादप पाए जाते हैं। जैसे इनको 4 भागों में बांटा गया, इनको 4 भागों में बांटा गया। एक तो अल्पजीवी पादप, अल्पजीवी पादप पहला कौन सा है? अल्पजीवी पादप। दूसरा एक वर्षीय पादप, एक वर्षीय पादप। तो अल्पजीवी एक वर्षीय है। तीसरा द्विवर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप। और लास्ट चौथा हो जाएगा बहुवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप जीवन काल के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा गया? तो अल्पजीवी, दूसरा एक वर्षीय, तीसरा द्विवर्षीय और लास्ट चौथा बहुवर्षीय पादप। अब इनको आगे डिटेल से अगर देखें तो जो अल्पजीवी पादप हैं ये मिलते हैं अधिकांशतः या तो मरुस्थल में या फिर जो शुष्क प्रदेश, यानी शुष्क प्रदेश मरुस्थल हो गए। इसी तरह अगर टुंड्रा प्रदेश देखें, बर्फीय प्रदेश या उष्ण प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय है जहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा है, उन प्रदेशों में वो भी एक तरह से मरुस्थल ही होता है। बर्फीय है मरुस्थल, यानी बर्फ पड़ती है वहाँ पे, तो वो भी एक तरह से मरुस्थल का ही भाग है वो। और दूसरा कौन सा? मरुस्थल जैसे शुष्क मरुस्थल है, तो या तो टुंड्रा प्रदेशों में यानी जहाँ बर्फ ज़्यादा गिरती है, या फिर मरुस्थलीय भागों में मिलेंगे कौन से अल्पजीवी पादप। यानी अधिकांश समय वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं वो विपरीत होती हैं। अनुकूल परिस्थिति पादपों के लिए बहुत ही कम मात्रा में आती हैं, बहुत ही थोड़े दिनों के लिए आती हैं। तो जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो उन थोड़े दिनों में ही ये पादप अपना पूरा जीवन काल व्यतीत कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। इसलिए इनको अल्पजीवी पादप कहा जाता है। इनका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। उस छोटे से जीवन काल में ही अपनी जो सभी क्रियाएं हैं, यानी एक तरह से अपनी सारी कायिक स्टेज पूरी कर लेते हैं और जो जनन अवस्था है उसे भी पूरा कर लेंगे और चिरकालिक किसी अंग का निर्माण कर लेंगे। जैसे चिरकालिक अंग बीज या फिर कंद के रूप में, तो ये उसका निर्माण कर लेंगे। जब अगली बार फिर से अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो वो फिर से नए पादप का विकास करेगा। तो ये तो होते हैं अल्पजीवी पादप। कहाँ मिलते हैं? मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिकांश है। इसके अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल इसका मोल्युगोसर्बियाना। एग्जाम्पल क्या है इसका? मोल्युगोसर्बियाना। ये मोल्युगोसर्बियाना लगभग 10 से 15 दिन तक ही जीवित रहता है। 10 से 15 दिन। कितनी है इसका जीवन काल? इसका जीवन काल लगभग 10 से 15 दिन का है। इसी प्रकार एक दूसरा है, इसी का उदाहरण एरेबिडोप्सिस। एरेबिडोप्सिस इसी का दूसरा एग्जाम्पल है अल्पजीवी
तो पहला एग्जाम्पल मोल्युको सर्बियाना हो गया, इसका जीवन काल लगभग 10 से 15 दिन है। इसी प्रकार एरेबिडोप्सिस है एक दूसरा पादप, ये भी अनुजीवी पादप ही है, इसका जीवन काल लगभग भाई 20 से 25 दिन होगा। ये हो गए अल्पजीवी पादप, ये एग्जाम्पल हो गए, मिलेंगे कहाँ पे, मरुस्थलीय प्रदेशों में और बहुत ही छोटा जीवन काल होता है। इसके बाद अगर 1 वर्षीय पादप देखे जाएं तो 1 वर्षीय पादप इनका जीवन काल या तो 1 वर्ष या फिर 1 वर्ष से कम, या तो 1 वर्ष होगा या फिर 1 वर्ष से कम होगा, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा इनका जीवन काल 1 वर्षीय पादपों का। और उस 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम की अवधि में ही ये अपने जीवन की संपूर्ण अवस्थाओं का एक तरह से पूरी कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर इसके देखे जाए तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई, हम देखते हैं फसल जैसे गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, ये सभी 1 वर्षीय पादपों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या क्या एग्जाम्पल, जैसे गेहूं, मक्का, बहुत सारे फसली पादप हैं, इनको देख के आप पता कर सकते हो 1 वर्षीय पादप है। इनका जीवन काल लगभग 1 वर्ष, यानी 1 सीजन का होता है, 1 सीजन में ही ये अपनी जीवन काल की पूरी अवस्था कर लेंगे और किसी चिरकालिक संरचना का निर्माण करेंगे जो अगले सीजन में आके फिर से उससे हम नया पादप प्राप्त कर सकें। जैसे इनमें क्या बनता है, बीज, भाई गेहूं का दाना इसका बीज है, तो इनका जीवन काल लगभग 1 वर्ष का होगा। इसी प्रकार द्विवर्षीय पादप, इन द्विवर्षीय पादपों में देखा जाए तो इनका जीवन काल 2 ऋतुओं का होता है, इनका जीवन काल 2 ऋतुओं का होता है, यानी 2 वर्ष बोल सकते हैं, 2 वर्षों का, या 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम, उसमें ये अपना जीवन काल पूरा करेंगे। यानी पहले वर्ष में या पहली ऋतु में तो इनका कायिक वृद्धि होगी, ये अपने कायिक अंगों में वृद्धि करेंगे, जबकि जो दूसरा वर्ष है या दूसरी ऋतु है उस दूसरे वर्ष में ये इनमें जनन अंगों का या जनन संरचनाओं का विकास होगा और ये अपने जनन के द्वारा फिर बीज का या जो इनका भी चिरकालिक अंग कोई सा भी, या तो बीज या फिर कंद वगैरह जो भी है उसका निर्माण करेंगे। तो ये पादप होते हैं द्विवार्षिक पादप। एग्जाम्पल इसका जैसे चुकंदर, द्विवर्षीय पादप का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चुकंदर, द्विवर्षीय पादप। इसके बाद चौथा प्रकार है बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप अगर देखे जाए तो इनका जीवन काल 2 से अधिक वर्षों का होगा निश्चित रूप से, यानी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और पादप की जब कायिक वृद्धि पूर्ण हो जाएगी तो फिर इनमें पुष्प व फल लगना आरंभ होते हैं और वो प्रत्येक वर्ष लगते हैं। फिर एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे जैसे आम है, नीम, बरगद, बबूल, ये सारे बहुवर्षीय पादपों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा जीवन काल के आधार पर पादपों का वर्गीकरण या पादपों में विविधताएं। इसी क्रम में जीवन काल के आधार पर ही एक तो हमने ये पढ़ा कि अल्पजीवी 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पादप होते हैं। इन्हीं पादपों को इनमें पुष्प लगने के टाइम के आधार पर, यानी पुष्प किसी पादप में पूरे जीवन काल में केवल 1 बार ही लग रहा है, या अगर जैसे बहुवर्षीय पादप है तो इनमें अपने जीवन काल में कई बार पुष्प लगते हैं। उसके आधार पे भी इनको 2 भागों में बांटा, उसके आधार पर इनको आवर्तवीय पादपों को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से, एक तो सकृत फली, ध्यान रखना भाई, ये 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है। एक तो सकृत फली, सकृत फली, सकृत फली या मोनोकार्पिक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मोनोकार्पिक। सकृत फली या मोनोकार्पिक। दूसरा
बहुकृत फली, सक्कत फली और दूसरा बहुकृत फली या पॉलीकार्पिक बोलेंगे इंग्लिश में। पुष्प लगने के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक तो सक्कत फली या मोनोकार्पिक, दूसरा बहुकृत फली या पॉलीकार्पिक। 1 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है मोनोकार्पिक क्या है या सक्कत फली क्या है। हिंदी नाम भी याद रखना है इसका, हिंदी नाम मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक आसानी से याद रह जाएंगे इंग्लिश में, लेकिन कई बार इंग्लिश में देकर अगर केवल हिंदी में पूछ ले तो भी ये भी ध्यान रखना है, मोनोकार्पिक को सक्कत फली कहेंगे और पॉलीकार्पिक को बहुकृत फली। है क्या ये? सक्कत फली पादप वे पादप हैं जिनके संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प लगता है, यानी संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प लगते हैं और उसके बाद उन पादपों की मृत्यु हो जाती है। तो वो तो कैसे हैं? सक्कत फली या मोनोकार्पिक। जबकि बहुकृत फली पादप वे पादप जिनके जीवन काल में अनेकों बार यानी लगभग प्रत्येक वर्ष उनकी जब कायिक अवस्था पूर्ण हो जाएगी, जनन अवस्था में लगभग जनन अवस्था जब स्टार्ट होगी तो प्रत्येक वर्ष उनमें पुष्प लगते हैं। वो कौन से होंगे? बहुकृत फली। एग्जाम्पल इसके देखे जाए सक्कत फली के, यानी जिनमें एक बार पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्प आते हैं, जैसे गेहूं, सरसों, ये तो साधारण। एक मिराबिलस जलापा, मिराबिलस जलापा, उसमें भी मिराबिलस जलापा नहीं होगा इसका एग्जाम्पल। नीला कुरंजा, नीला कुरंजा है जिसमें लगभग 12 वर्ष के बाद पुष्प आते हैं, वो भी इसी में सक्कत फली में ही शामिल किया जाता है। बाकी सक्कत फली या मोनोकार्पिक में देख सकते हो तुम गेहूं, सरसों, ये सारे जिनमें पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प आते हैं। क्योंकि बहुकृत फली यानी जिनके जीवन काल में अनेक बार पुष्प लगते हैं, पुष्प फल लगते हैं, जैसे आम, बरगद, नीम, बबूल, ये सारे आ जाएंगे इसमें बहुकृत फली। तो ये हमने आज देखा, 2 प्रकार पढ़ लिए हमने, एक तो आवास के आधार पर विविधता, दूसरा जीवन काल के आधार पर विविधता। इसके बाद आवास के आधार पर विविधता और भी कई विविधता देखनी है हमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।